हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैव अणु। यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर वर्ष इस पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगर हम जैव अणु की बात करें तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल तथा हार्मोन की चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट। पहले ऐसे कहा गया कि जो कंपाउंड दिए गए सामान्य सूत्र को फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा सामान्य सूत्र है बेटा? CHH2O का होल Y। जो कंपाउंड इस सामान्य सूत्र को फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यौगिक आए जो इस सूत्र का अनुसरण तो करते थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और कुछ ऐसे भी थे जो इस सूत्र का अनुसरण नहीं करते थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट थे। आइए एग्जांपल से देखते हैं। यह है ग्लूकोज C6H12O6। अगर इस सामान्य सूत्र में इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं C6H2O का होल 6, जो इस फार्मूले में फिट है और कार्बोहाइड्रेट भी है। अगर बात करते हैं अगला कंपाउंड, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड C2H4O2। इसको अगर इस फार्मूले में लिखते हैं तो C2H2O का होल ट्वाइस। यह इस फार्मूले में फिट बैठता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रेमनोज, जो कि इस फार्मूले में अगर आप देखें तो फिट नहीं बैठेगा लेकिन बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी यह सामान्य सूत्र वाला डेफिनेशन एकदम प्रसिद्ध नहीं हुआ। तो फिर साइंटिस्ट ने एक नए डेफिनेशन की बात करी और उन्होंने रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित किया। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन या उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयां देते हैं। कहने का मतलब है कि या तो वो ध्रुवण घूर्णक, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव होना ही चाहिए, वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल जिनके जल अपघटन के पश्चात जो छोटी छोटी इकाइयां मिलती हैं वह भी ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो तो उन्हें भी हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। अगर जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया जाए तो इनको 3 पार्ट में वर्गीकृत किया जा सकता है: पॉलीसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड एंड मोनोसैकराइड। पॉलीसैकराइड जो बहुत ज्यादा इकाइयों से मोनोसैकराइड से बने होते हैं, जिनके जल अपघटन से बहुत सारी मोनोसैकराइड की इकाइयां आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड। इनका जल अपघटन किया, पहले ये क्या टूटते हैं, ये ऑलिगोसैकराइड में चले जाते हैं। ऑलिगोसैकराइड क्या होते हैं? जो 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट से बने होते हैं। फर्दर इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ऑलिगोसैकराइड भी टूटेगा और बन जाएगा किसमें? मोनोसैकराइड में। हमने मोनोसैकराइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करी लेकिन मोनोसैकराइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। हाइड्रोलाइसिस मतलब उसका जल अपघटन ही नहीं हुआ, यानी यह सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसका आगे फिर जल अपघटन नहीं होता है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि वो क्या होने चाहिए: ध्रुवण घूर्णक यानी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, या ऐसे बड़े यौगिक जिनके जल अपघटन से जो इकाइयां मिलती हैं वो भी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं स्वाद में, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? शुगर बोलते हैं या शर्करा बोलते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं मोनोसैकराइड की। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जाता, मोनोसैकराइड कहलाते हैं। अगर हम इसके क्रियात्मक समूह और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसका वर्गीकरण करें तो इसे 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। यदि मोनोसैकराइड में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हुआ तो उसे अपन बोलते हैं एल्डोज, और अगर उसमें कीटोन या कीटो क्रियात्मक समूह हुआ तो उसे अपन बोलते हैं कीटोज। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो इसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने है एल्डोट्राइओज। पहले समझते हैं कि यह कैसे कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करता है। एल्डो मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। ट्राई मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। और ये जो
ओज है बेटा, ध्यान सुनना, ये जो ओज होता है ये कार्बोहाइड्रेट में अनुलग्न या सफिक्स की तरह प्रयोग होता है। सामान्यतः अगर अणु के सामने ओज नाम लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, मैनोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, अराबिनोज है इत्यादि। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा है। सबसे पहले पहचानो, क्या यह कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, क्या यह परिभाषा में आ सकता है? तो बेटा ध्यान से देखिएगा, क्या यह ऑप्टिकली एक्टिव है? सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक होना चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप देखना बेटा एक से ज्यादा है यानी पॉलीहाइड्रोक्सी है, और एल्डिहाइड इसमें क्रियात्मक समूह है यानी यस, यह कार्बोहाइड्रेट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी यह एल्डोज ग्रुप का सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। अगर इसको हम हिस्सर प्रक्षेपण में बनाते हैं तो बेटा आपने पढ़ा है इस चीज को कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत ग्रुप होता है उसको सबसे ऊपर टॉप पर रखते हैं और कार्बन को वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करते हैं। जब हमने CH को सबसे टॉप पे रखा, कार्बन को वर्टिकल लाइन में लिया, CH2H को सबसे बॉटम पर रखा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई देगा। और इस ओरिएंटेशन में, इस विन्यास में OH एक तरफ दाहिनी तरफ हो सकता है, एक बाईं तरफ हो सकता है। और आपने ये भी पढ़ा है कैपिटल D कैपिटल L अभिविन्यास में कि अगर इस कायरल सेंटर पर OH दाहिनी तरफ होता है तो उसे कैपिटल D बोलते हैं, और अगर ये बाईं तरफ होता है तो उसे कैपिटल L बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसका नाम क्या हो गया, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं? यस, ये अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनैंसियोमर बोलते हैं, यानी प्रतिबिंब रूप समावयी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एल्डोटेट्रोज, अब आप खुद पहचान सकते हो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा, 4 है क्योंकि टेट्रो है, और ओज किसको डिसाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो इसके एग्जाम्पल जो आपके सामने है बेटा देखिए, ये एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 4 कार्बन इसके पास है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें किसी भी प्रकार की सम्मितता नहीं पाई जा रही है। और देखना बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी है, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट में, एल्डोटेट्रोज में, जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप समान दिशा में होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं एरिथ्रोज, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो अपन बोलते हैं उसको थ्रियोज। क्या कैपिटल D कैपिटल L बता सकते हो? यस। अंतिम किरैल कार्बन पर आप IUPAC नंबरिंग से चलिए, 1 2 3 4, अंतिम किरैल कार्बन पर अगर OH दाहिनी तरफ है तो कैपिटल D, और अंतिम पे ये भी क्या है, दाहिनी तरफ है तो कैपिटल D। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, ये है जब दोनों OH समान दिशा में हो तो बोलते हैं एरिथ्रोज, और जब अपोजिट है तो क्या बोलते हैं, थ्रियोज। नाम क्या हो गया, डी एरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज। हमने बोला इसका L बनाइए, L आइसोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट कायरल सेंटर को चेंज नहीं करना है। जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर लास्ट वाले को चेंज करिए तो L बन जाएगा। एक ही कंपाउंड का कैपिटल D, उसी कंपाउंड का कैपिटल L दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करते हैं। एक ही कंपाउंड का कैपिटल D, उसी कंपाउंड का कैपिटल L पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब होता है, यानी D इराइथ्रोज का दर्पण प्रतिबिंब L इराइथ्रोज, D थ्रियोज का दर्पण प्रतिबिंब L थ्रियोज, और ये आपस में क्या होंगे, प्रतिबिंब रूप समावयी या इनैंसियोमर होंगे। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज के 2 एग्जांपल आपके सामने है, 5 कार्बन है, एल्डिहाइड भी है, और बेटा ये तीनों OH अगर समान दिशा में होते हैं तो पेंटोज में, एल्डोपेंटोज में, तो अपन उसे बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं, राइबोज। याद करने का तरीका, सारे OH राइट हैं, इसलिए RI क्या हो गया बेटा, ये राइबोज हो गया। अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर इसके पहले किरैल कार्बन पर हम OH के अभिविन्यास को बदल देते हैं तो बन जाता है डी एराबिनोज। अब आप अपनी कॉपी में खुद से इसका L राइबोज, इसका L एराबिनोज बनाएंगे। वेरी गुड सोचा आपने, सर इस पूरे मॉलिक्यूल का हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में है और जिसे हमें डिटेल में पढ़ना भी है, एल्डोहेक्सोज, जिसका बहुत ही वेल नोन एग्जांपल आपने पढ़ा है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। क्यों डेक्सट्रोज? क्योंकि यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर दिखाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी तरफ घुमा देता है।
इसीलिए इसे अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रोज। हमने आपके सामने ग्लूकोज बोला तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनका पैटर्न क्या है, आप देखिए बेटा, यह क्या है, राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है राइट। तो अपन लिख सकते हैं कैसे हो बेटा, राइट लेफ्ट राइट एंड राइट, यानी दाहिने बाएं दाएं और दाएं। इस तरह से जब कॉन्फिगरेशन OH का होता है इस किरेल कार्बन पर तो उसे अपन बोलते हैं डी ग्लूकोज, क्योंकि ये क्या है, अंतिम किरेल के केंद्र पर OH किधर है बेटा, दाहिनी तरफ है। एल ग्लूकोज, एकदम सही सोचा। एल ग्लूकोज में केवल अंतिम किरेल पर चेंज करो कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का दर्पण प्रतिबिंब, सही सोचा आपने, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो एल ग्लूकोज बनता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और ये आपस में क्या रिलेशन रखेंगे बेटा, प्रतिबिंब रूप समावयी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्रतिबिंब रूप समावयी होते हैं। चलिए एपीमर, वेरी इंपॉर्टेंट। एपीमर क्या है, एपीमर विवरिम रूप समावयी या डायस्टीरियोमर होते हैं जिनमें केवल एक किरेल कार्बन पर अभिविन्यास भिन्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज, OH दाहिनी तरफ है अंतिम किरेल पर, इसलिए डी ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के अणु में किसी एक किरेल कार्बन पर अभिविन्यास को भिन्न कर दीजिए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वह स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, एपीमर होगा। और दोनों में रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमर होंगे, यानी विवरिम रूप समावयी होंगे। आइए ध्यान से देखें, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर सेकेंड किरेल कार्बन पर हम अभिविन्यास को बदल देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे पर बोलते हैं डी मैनोज। अब ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर को जरा रिलेट करिए, रिलेट करके आपको पता चलता है कि केवल दूसरे किरेल कार्बन पर ही अभिविन्यास भिन्न है। इधर OH राइट है, इधर OH लेफ्ट है और बाकी पूरा का पूरा क्या है, सेम है। तो ये आपस में क्या हुए, क्या दर्पण प्रतिबिंब हुए, नहीं हुए। क्या विवरिम रूप समावयी है, हां। क्या केवल किसी एक कायरल सेंटर पर ही अभिविन्यास भिन्न है, हां। तो क्या कहलाएंगे, एपीमर। कौन से कहलाएंगे, जिस नंबर पे है, यानी क्या हो गया बेटा, C2 एपीमर, क्योंकि सेकेंड नंबर पर अभिविन्यास भिन्न है। चलिए अब हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे वापस से आइए। हमने क्या किया, इस बार इसके 4th नंबर वाले किरेल कार्बन पर अभिविन्यास को भिन्न किया तो बन गया क्या, डी गैलेक्टोज। ध्यान से कि यहां OH क्या है, दाहिनी तरफ, यहां OH क्या हो गया, बाईं तरफ। बाकी सारे जो कॉन्फ़िगरेशन विन्यास है वो क्या है, सेम है। क्योंकि आपको अंतर केवल चौथे कार्बन पर दिखाई दे रहा है और ये क्या हो गए, फिर C4 एपीमर कहलाएंगे। यानी ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगाएं कि डी ग्लूकोज तथा डी मैनोज C2 एपीमर है एंड डी ग्लूकोज तथा डी गैलेक्टोज C4 एपीमर है। और ये बात ध्यान रखना कि एपीमर क्या होते हैं, विवरिम रूप समावयी होते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज कौन से एपीमर हैं? स्ट्रक्चर आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने बताया है। यह क्या है, डी इरिथ्रोज, ये क्या है, डी थ्रियोज। दोनों OH क्या है, एल्डोटेट्रोज में दाहिनी तरफ एक तरफ है तो उसे पर बोलते हैं इरिथ्रोज, और अगर दाहिनी तरफ है तो उसे बोलते हैं डी इरिथ्रोज, और अगर अपोजिट है तो उसे पर बोलते हैं क्या, थ्रियोज। क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्या CH2S सेम है, यस। HOH सेम है, यस। HOH और HOH उल्टा हो गया, किस कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे। कौन से एपीमर, द नंबर ऑफ कार्बन, जहां पे भी वो कार्बन होगा वही कार्बन की संख्या उस एपीमर का नाम बताएगी। नाम क्या हो जाएगा, C2 एपीमर। नेक्स्ट है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक क्या है, एनोमर। सबसे पहले यह स्ट्रक्चर आपके सामने जो बना है D प्लस ग्लूकोज। डी आप समझ गए, कैपिटल डी। अंतिम किरेल कार्बन पर OH दाहिनी तरफ है तो कैपिटल डी, प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तभी तो इसको डेक्स्ट्रोज बोला था, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव घूर्णक होता है जो पीपीएल को या समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी तरफ घुमाता है। तो चाहे मैं कैपिटल डी लिखूं, चाहे ना लिखूं, चाहे प्लस लिखूं, चाहे ना लिखूं, मैं केवल ग्लूकोज लिख दूं तो आपको हमेशा समझना है बाय डिफॉल्ट डी प्लस ग्लूकोज की बात हो रही है, क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा ये इसी फॉर्म में पाया जाता है।
आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड का एक रिएक्शन पढ़ा है। ध्यान से देखें, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जब हमने आपको पढ़ा था कि एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम एल्कोहल के साथ कराते हैं, एक तुल्यांक एक इक्विवेलेंट एल्कोहल लेते हैं, तो बेटा देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा पोलरिटी के कारण, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे देखिए हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको आप पढ़ चुके हैं। यह स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लग जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या है बेटा, इस पॉजिटिव जो आपके सामने ये जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा आर सी, यहां पे क्या बेटा ओ एच, यहां क्या बेटा ओ और क्या लग गया आर, और ये हो गया एच। इससे अपन बोलते हैं हेमी एसिटल। आपने पढ़ा है कि जब एल्डिहाइड से रिएक्शन होता है तो अगर एक ही कार्बन पर OH हो और OR हो तो उसे अपन हेमी बोलते हैं, और एल्डिहाइड से जो बनता है उसे एसिटल बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा हेमी एसिटल। याद रखने का तरीका, जो CO ग्रुप है वो किस में बदल जाता है, OH में बदल जाता है, जो अभी काम आएगा। अच्छा, एल्डिहाइड पर एल्कोहल ने रिएक्शन किया तो हेमी एसिटल बना। तो क्या ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप है? यस। क्या इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है? यस। तो क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक हो सकता है? हाँ। क्या ये भी हेमी एसिटल बना सकता है? हाँ। तो बेटा ध्यान से देखें, हम नंबरिंग करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान से सुने, 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पर अटैक कर जाए, देखिए बेटा ये अटैक हो गया इस पर, तो यहां पे भी क्या होता है, हेमी एसिटल बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। ये जो CO था ये OH में बदल रहा था, तो आपको भी क्या करना है, इस CO को किसमें बदल देना है, OH में बदल देना है, और दूसरा हम OR आपको दिखा देंगे जिससे आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये हेमी एसिटल है। लेकिन चूंकि अंदर ही अंदर अटैक हुआ है तो चक्रीय हेमी एसिटल वलय का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से देखना, जब इसने अटैक किया, अभी एक बात बताइए, इसका संकरण क्या है, ये sp2 संकरण है जो समतलीय है। जब इस पर OH अटैक करेगा, इस sp2 पर जब इस ROH ने अटैक किया था तो ये क्या है, किरैल केंद्र बन गया, क्योंकि RH, OH और OR सब अलग अलग ग्रुप हैं, और इस किरैल कार्बन का जो संकरण क्या है वो sp3 है। जब हमने अटैक किया तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ध्यान से देखना बेटा, ये जो CO था ये बन गया किसमें, OH में, और यहां इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, यानी ऑक्सीजन बीच में यहां पर आ गया, यह sp3 सेंटर हो गया, और sp3 सेंटर होके यह एक किरैल केंद्र बन गया, और किरैल केंद्र बनने के कारण इस पर अभिविन्यास अलग अलग हो सकते हैं। एक बार OH क्या है लेफ्ट भी हो सकता है, एक बार OH क्या है राइट भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान से सोचना है और याद रखना है कि यह जो आपको कोने नजर आ रहे हैं, ये जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं, ये कार्बन को प्रदर्शित नहीं करते, ये फिशर प्रक्षेपण है। ये फिशर ने इसको चक्रीय अवस्था में बनाया था, यह दिखाने का केवल एक तरीका है जिसमें ये कार्बन को प्रदर्शित नहीं करते। अगर हम बताएं तो बेटा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये 6 नहीं बेटा, ये 6 है, ये कोई भी सेंटर नहीं है, इसे केवल दिखाने का एक तरीका है। यानी 6 एटम की एक चक्रीय वलय का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, यह sp3 सेंटर आया, इस कार्बन को जो हमने बोला यह है हेमी एसिटल कार्बन। तो OH एक बार किधर आया, लेफ्ट में आया, तो OH एक बार किधर बन सकता है, राइट में बन सकता है। यानी दो तरह के विन्यास क्या हैं, संभव हैं। ये हेमी एसिटल कार्बन बोलेंगे। तो बेटा ये जो कार्बन बन रहा है इसे भी हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेमी एसिटल कार्बन। इसे हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल कार्बन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम इसी हेमी एसिटल कार्बन को एक नए नाम से जानते हैं, जिसे पर बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन। तो जो आपने हेमी एसिटल लिखा है इसी का आप दूसरा नाम लिखिए, इसे हम लोग आगे से बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन।
यानी अगर हमने बोल दिया एनोमेरिक कार्बन तो आपको सोचना है हेमी कार्बन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हेमी वर्ड का ज्यादा यूज नहीं होता, हम एनोमेरिक वर्ड का ही ज्यादा यूज करते हैं। और एनोमेरिक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसे अपन बोलते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह। नोट करें, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करने वाला हूं, एनोमेरिक कार्बन और एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह। अच्छा, इस पर OH था और OR था तो हेमी एसिटल था, इसमें भी पहचानिए। OH तो दिख गया और यहां पे देखिए ये क्या है, दिस इज द ऑक्सीजन, और इसको मान लीजिए क्या R, तो OR हो गया, ये भी क्या हो गया आपका हेमी एसिटल हो गया। अब जहां से ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं ये कार्बन नहीं है, तो यहां पे भी देखिए ये OH हो गया और देखिए यहां पे दिस इज द OH और यहां पे O और ये R है, तो ये भी क्या हो गया बेटा हेमी एसिटल। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं एनोमेरिक कार्बन पहचानने का जो बहुत ही इजी है। ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो उसे अपन क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ध्यान से देखिए, यह कार्बन इस OH से यानी इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है और इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको एनोमेरिक कार्बन। इस पूरे मॉलिक्यूल में इकलौता यही कार्बन है जो दो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। यह जो एनोमेरिक कार्बन अभी आपको दिख रहा है, पहले क्या था, पहले वो कार्बोनाइल था, यानी अचक्रीय अवस्था में जो कार्बोनाइल समूह होता है चक्रीय अवस्था में वही एनोमेरिक कार्बन का निर्माण करता है। यानी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन क्या होगा, बहुत सही सोचा आपने, क्या होगा, C1 होगा। अगर हम बात करते हैं इनके नाम की तो बेटा ध्यान से देखना, अगर OH दाहिनी तरफ होता है इस प्रोजेक्शन में, इस प्रक्षेपण में, तो बेटा उसे पर बोलते हैं अल्फा, और अगर वो बाईं तरफ होता है तो पर उसे बोलते हैं बीटा। दाहिनी तरफ अल्फा, बाईं तरफ बीटा, और D प्लस ग्लूकोज तो आप समझ ही रहे हो। अच्छी बात याद रखना, हम केवल ग्लूकोज यहां लिख सकते हैं, हम यहां केवल बीटा ग्लूकोज लिख सकते हैं, हम यहां केवल अल्फा ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। नाम के आगे अगर अल्फा बीटा आ जाए तो समझ लेना कि हम उसके चक्रीय अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर अल्फा बीटा नहीं आता है तो समझ लीजिए हम अचक्रीय अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा चल क्रियल केंद्र की बात कर लेते हैं। अचक्रीय अवस्था में कितने क्रियल केंद्र हैं बेटा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4। और चक्रीय अवस्था में देखो ये किरैल नहीं था पहले, अब वो किरैल बन चुका है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। यानी अचक्रीय अवस्था में किरैल केंद्र कितने हैं, 4, और चक्रीय अवस्था में कितने हो गए, 5। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो स्ट्रक्चर बना के दे, स्ट्रक्चर बनाकर नहीं पूछेगा, पूछेगा ग्लूकोज में, जैसे ग्लूकोज बोला दिमाग में आना चाहिए, नाम के आगे ना तो अल्फा लिखा है ना तो बीटा लिखा है, ये अचक्रीय की बात की जा रही है, यानी इसमें 4 किरैल केंद्र होंगे। अच्छा बताइए, अल्फा ग्लूकोज में, बीटा ग्लूकोज में, अल्फा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में, चक्रीय ग्लूकोज में, सबका आंसर क्या होगा, 5। अब हम गलनांक की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन होता है, और बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है वो 423 केल्विन होता है। मतलब बीटा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक अल्फा डी ग्लूकोज से ज्यादा होता है। यह तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था पर पाई जाती हैं, और साम्यावस्था पर जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वह लगभग 64%, और जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वह 36% पाया जाता है, और यह अचक्रीय अवस्था केवल 0.02% पाई जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि बीटा डी ग्लूकोज का स्थायित्व अल्फा डी ग्लूकोज से क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, इन दोनों संरचनाओं को ध्यान से देखिए, क्या दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, नहीं। तो ऐसे त्रिविम समावयी जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विवरिम रूप समावयी बोलते हैं। डिफरेंस कहां नजर आ रहा है आपको, क्या एनोमेरिक कार्बन पर आपको विन्यास अलग अलग नजर आ रहा है, एक ही कायरल सेंटर पे विन्यास अलग अलग नजर आ रहा है? तो ऐसे विवरिम रूप समावयी जिसमें एक ही किरैल कार्बन पर विन्यास आपको अलग अलग नजर आता है, क्या वो एपीमर भी कहलाते हैं? हाँ, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या हुए, एनोमर भी हुए, आपस में क्या हुए, विवरिम रूप समावयी भी हुए, आपस में क्या हुए, एपीमर भी हुए। यानी अपन बोल सकते हैं कि चक्रीय सेक्राइड में एक एनोमर, एनोमेरिक कार्बन पर एक एपीमर होते हैं। अच्छा, यह तो स्ट्रक्चर हमने आपको फिशर प्रोजेक्शन में इसकी चक्रीय अवस्था को समझा दिया, लेकिन यह बहुत ही फेमस नहीं हुआ, और एक नया स्ट्रक्चर आया जिसे अपन क्या बोलते थे, हावर्थ संरचना।
तो बेटा ध्यान से देखिए, ये तो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, अल्फा बीटा लिख के दिखा सकते हैं, बहुत आसान है। एनोमेरिक कार्बन पे कैसे पता चला? जो दो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन पे, उस पर जो OH है उसे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह बोला। अगर वो दाहिनी तरफ है तो अपन ने उसे क्या नाम दे दिया बेटा? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। और अगर बाईं तरफ है तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? बीटा। लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद एक दूसरी संरचना आई, इसे हावर्ड संरचना कहते हैं, और वह हावर्ड संरचना एक पायरेनोज वलय बनाता है जो कि एक पायरेन रिंग की तरह दिखता है। पायरेन 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। क्या ये भी ऐसे दिख रहा है? एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। क्योंकि ये पायरेन की तरह संरचना मिल रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा? पायरेनोज वलय। ये केवल इसके कारण नाम पड़ा, इसलिए बताया गया। अब ध्यान से सुनना, इस संरचना को इस संरचना में कैसे बनाया जाए। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनना। जो ग्रुप दाहिनी तरफ होंगे उनको नीचे की तरफ बनाना है, जो ग्रुप बाईं तरफ होंगे उन्हें ऊपर की तरफ बनाना है। आप ऐसे कर दीजिए, ध्यान से देखिए। दाहिने वाले को देख रहे हैं पहले, OH OH H OH, ये नीचे जाएंगे, OH OH H OH। बाईं तरफ वाले देखिए, H H OH H, ये ऊपर जाएंगे, H H OH H, ये ऊपर की तरफ चले गए। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये जो CS2H होता है, लास्ट 6 नंबर वाले को, इसे बाय डिफॉल्ट हम क्या कर देते हैं? ऊपर कर देंगे, तो H कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। CS2H को अगर अप किया तो देखो बेटा, ये अप चला गया और हाइड्रोजन चला गया नीचे, तो इससे अपन बोलते हैं, इससे हमने हावर्ड संरचना बना दी। सोचिए उससे कैसे हावर्ड संरचना बनाई होगी, आप खुद बनाकर देखिए एक बार, आपको समझ में आ रहा होगा। HOH दाहिनी तरफ नीचे जाएगा, HOH दाहिनी तरफ नीचे जाएगा। OH बाएं तरफ ऊपर जाएगा, तो बेटा OH बाएं तरफ ऊपर गया। लेकिन 6 नंबर वाले वो जो CS2H है, इसे क्या बनाना है? अप, ऊपर, तो H कहां चला जाएगा? डाउन, नीचे की तरफ। यह संरचना हमने इससे बना ली। अब इनका नाम लिखना है। ये तो अल्फा बीटा आपने पहचान लिया, इसमें सर अल्फा बीटा कैसे पहचाने? बहुत ही आसान तरीका, रटना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है। एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह को देखिए, कैसे पहचाना? एनोमेरिक कार्बन पे होगा, उसे कैसे पहचाना? 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, क्या यह कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? हाँ। क्या यही एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? हाँ। इसको देखें और 6 नंबर वाले CS2H को देखें, 1 2 3 4 5 6। अगर यह विपक्ष है यानी ट्रांस पोजीशन में है, तो पर इसे क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा। यानी ये क्या है बेटा? विपक्ष हो या ट्रांस हो तो क्या बोलते हैं? इसे हम अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा फॉर्म हो गया। और एक ना एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह और CS2OH जो 6 नंबर का है, अगर वो समपक्ष है यानी सिस में है, तो बेटा हम उसे क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म बोलते हैं। आप सिस्टम इससे इस तरह से भी देख सकते थे, सर जब आपने CS2H को इधर कर दिया तो ये तो लेफ्ट हो गया, OH राइट है, ये भी तो ट्रांस है, तो उससे अल्फा हो गया। अगर मैं CS2H को इधर कर दिया, OH इधर है, तो दोनों किधर हो गए? सिस हो गए, तो क्या हो गया? बीटा हो गया। तो नाम क्या लिखेंगे बेटा? इसका नाम हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज क्यों बोला? क्योंकि पाइरेनोज वलय की तरह दिखता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि इसे क्या नाम? पाइरेनोज के फॉर्म में भी नाम लिखा जाता है। हम इसको केवल अल्फा डी ग्लूकोज बोल सकते हैं, तो भी यही स्ट्रक्चर सोचना है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज बोले तो भी आपको यही स्ट्रक्चर सोचना है। यानी नाम क्या आ गया? अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, तो चक्रीय अवस्था के बारे में आपको सोचना है। अगला है कीटोहेक्सोज। कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप का होना, 6 कार्बन, हेक्स, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं फ्रक्टोज। इसे हम लेविलोज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिबोरोटेटरी होता है, वाम में ध्रुवण घूर्णक होता है, समतल ध्रुवीय प्रकाश को क्या करता है बेटा? ये बाईं तरफ घुमाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लेविलोज। आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना है डी माइनस फ्रक्टोज, कैपिटल डी बताता है इस किरैल कार्बन पर OH का दाहिनी तरफ होना, निगेटिव बताता है यह लिबोरोटेटरी का होना, और फ्रक्टोज इसका नाम है। तो चाहे अगर मैं केवल फ्रक्टोज बोलूं तो भी आपको डी माइनस फ्रक्टोज के बारे में सोचना है। प्रकृति में यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। वापस से जो मैंने रिएक्शन वहां पे कराया था वही रिएक्शन यहां पे भी सोच सकते हो। देखना बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6,
पांचवें वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं CO पर, हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल। यहां पे भी चक्रीय अवस्था का निर्माण होगा। ये CO समूह OH में बदल जाएगा, एक बार बाएं तरफ होगा, एक बार दाहिने तरफ होगा, क्योंकि वो किरेल केंद्र पर बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ गया। ये जो CO है ये OH में बदल गया और CH2H आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये sp2 जो केंद्र था वो अब sp3 केंद्र में परिवर्तित हो गया है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा पहचानना यहां भी बहुत आसान है। यह देखिए, क्या ये एनोमेरिक कार्बन है, कैसे पहचानोगे? यह 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। अगर OH दाहिनी तरफ है तो क्या बोलेंगे? अल्फा। अगर OH बाईं तरफ है तो क्या बोलेंगे? बीटा। तो नाम क्या होगा इसका? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, या फिर सिंपल बोल सकते हो अल्फा फ्रक्टोज या बीटा फ्रक्टोज। ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, अपने आप नाम में डी माइनस एज्यूम कर लिया जाता है। यह तो फिशर में हमने चक्रीय बताया, लेकिन अब वापस से वही बात करेंगे किसमें? हावर्थ में। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुनना, इसमें जो ये दूसरा कार्बन था, क्या यही एनोमेरिक कार्बन बना रहा है? हां, अरे मैंने आपसे पहले बोला, आपसे एनोमेरिक कार्बन पूछे तो अचक्रीय अवस्था में उसके कार्बोनाइल समूह वाले कार्बन को सोच लीजिए। ग्लूकोज में किस नंबर पे होता था? एल्डिहाइड नंबर 1 पे। कीटोन में कहां होगा? नंबर 2 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन C1 और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन C2। यानी एनोमेरिक कार्बन वे कार्बन होते हैं जो अचक्रीय अवस्था में कार्बोनाइल कार्बन होते हैं। सिंपल सी ये बात आप नोट कर लीजिए। अब हम ये जो आपको बताया, इसे क्या बोला था मैंने? दाहिनी तरफ है, दिस इज द अल्फा। इसे क्या बोला था बेटा? ये बाईं तरफ है, ये क्या हो जाएगा? बीटा। लेकिन इससे ज्यादा जो प्रसिद्ध संरचना थी वो कौन सी थी? हावर्थ संरचना थी। ये हावर्थ संरचना आपके सामने बनी हुई है। इस हावर्थ संरचना को बोलते हैं फ्यूरेनोज वलय। क्यों? क्योंकि ये फ्यूरान वलय की तरह दिखता है। देखिए बेटा, 5 मेंबर्ड की रिंग है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। 5 मेंबर्ड की रिंग है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसलिए इसे बोलते हैं फ्यूरिनोज वलय। वापस से इससे इसको बनाकर देखिए, क्या करेंगे? दाहिनी तरफ वाले ग्रुप को नीचे करो, बाएं वाले को ऊपर करो। ध्यान से देखना, OH H OH ये नीचे जाएंगे, OH H OH ये नीचे आ गया। CH2H OH H ये ऊपर जाएगा, CH2H OH H ये ऊपर गया। और जैसा पहले बताया था, इस लास्ट वाले को हमें क्या करना है? अप, तो H किधर हो जाएगा? डाउन। CH2H को किया अप तो H क्या हो गया? डाउन। इससे भी बनाकर देखिए, CH2H HOH क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। CH2H HOH क्या हो गया? नीचे गया। तो OH OH H जो बाईं तरफ है ऊपर चला जाएगा, OH OH H ऊपर की तरफ चला गया। इसे भी क्या करें बेटा? आप अप करिए तो H किधर हो जाएगा? डाउन। तो बेटा देखिए, ये CH2H अप हो गया, H किधर हो गया? डाउन। ये जो संरचना अब आपको नजर आ रही बेटा, ध्यान से देखना, इसे नाम दिया अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज। ऐसे बोल दिया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज। इस बार मुझे बताना नहीं पड़ा, आप खुद समझ गए। कैसे? सर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6 नंबर का CH2H अगर ट्रांस होता है, अरे पहले एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो पहचान लो। सर बहुत आसान है, जो एनोमेरिक कार्बन पे पाया जाए, अरे तो पहले उसे तो पहचान लो। सर बहुत आसान है, जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। अच्छा, क्या यह कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच नजर आ रहा है? हाँ। क्या ये एनोमेरिक कार्बन है? हाँ। क्या इस पर जो OH है वो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? हाँ। ये और 6 नंबर का CH2H जो है वो किसमें है? ट्रांस हैं, यानी विपक्ष हैं। और ट्रांस हुए तो क्या होंगे बेटा बताओ? दिस इज अल्फा। और ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6 नंबर का CH2H किधर है बेटा? ये समपक्ष में आ गए और ये क्या आ गए? सिस में आ गए। तो इसे अपन क्या बोल दिया? बीटा। पहचानना बहुत आसान है, नाम है अल्फा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरिनोज। फ्रक्टोफ्यूरिनोज भी लिख सकता है या केवल फ्रक्टोज भी लिख सकता है। आपको चक्रीय अवस्था पहचानने का बस एक ही तरीका है, नाम क्या आ गया? अल्फा बीटा है तो वो चक्रीय है, अल्फा बीटा नहीं है तो वो अचक्रीय है। अब चाई शर्करा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। उन सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन तथा बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहा जाता है, यानी रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। आइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्लूकोज की चक्रीय अवस्था बताई थी, इसे बोलते हैं चक्रीय हेमी एसिटल वलय।
यह एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि एनोमेरिक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इनका जो माध्यम होता है टॉलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट का, वो क्षारीय होता है। क्षारीय माध्यम में इस एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह से या एसिड बेस अभिक्रिया करते हैं। यहां से ये क्या होगा बेटा, H को ले जाएगा, और जब ये H को यहां से ले जाएगा तो O- का निर्माण करेगा, और बेटा O- बन गया। ये O- वापस से CO बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और O- बन के यहां पर आपको एल्डिहाइड समूह नजर आएगा। और जैसे ही एल्डिहाइड समूह नजर आया, याद करिए हम पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड जो है वह टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ टेस्ट देते हैं। तो बेटा क्या होंगे, ये इसके साथ टेस्ट देगा तो क्या कहलाएंगे, इन्हें हम अपचायी शर्करा कहेंगे। लेकिन अगर हमने इस OH को, इस एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह को OR या O मिथाइल में परिवर्तित कर दिया, तो क्या यहां एसिड बेस अभिक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या O- बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या रिंग ओपन होगी? नहीं होगी। तो बेटा ये अपचाई हो गई कि अनपचाई? इसमें एल्डिहाइड समूह बनेगा ही नहीं, जैसे कि हम अपचाई में पढ़ चुके हैं। तो बेटा ये रिएक्शन क्या है, वह वाला प्रोडक्ट यहां पर नहीं मिलेगा। तो क्या कहलाएगा, ये अनअपचायी शर्करा। एक बात आप ध्यान से सोच लीजिए, आपको इन सारे OH पर फोकस नहीं करना है। अपचाई हो, अनपचाई हो, कुछ भी पूछे, आपको केवल एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही देखना है। ये सारे OH में को नहीं देखना है। इन सारे OH को देखने से कोई मतलब नहीं है, इन पर अटैक होने से रिंग नहीं ओपन होगा। तो एक बात और याद रखिए कि सभी मोनोसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैसा भी समूह रखते हो, चाहे वो एल्डोज हो, चाहे वो कीटोज हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपचायी शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा यौगिक अनअपचायी शर्करा है? अब आपको देखना आ गया, हमें की पॉइंट क्या बताया था, केवल एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखना है। कैसे पहचानोगे? जो एनोमेरिक कार्बन पे होगा। कैसे पहचानोगे? वह कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। क्या यह कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच नजर आ रहा है? हाँ। और अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह आपको दिखाई देता है तो वो क्या होगा बेटा, अपचायी शर्करा। और अगर नहीं दिखाई देता है तो अनअपचायी शर्करा। आपको उस तरह से रिएक्शन को वापस से लिखकर नहीं देखना है, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो बेटा यह एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपचायी शर्करा। सेकंड एग्जांपल को, क्या ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? हाँ, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन पे है। कैसे पता चला? क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ गया, फ्री दिख रहा है। तो ये भी कौन सा हो गया, ये हो गया अपचायी शर्करा हो गया। नेक्स्ट, इस कार्बन को देखें, यह भी 2 ऑक्सीजन से अटैच नजर आ रहा है। मैंने आपको बोला ये कार्बन नहीं है, तो इस पर जो एनोमेरिक कार्बन पर क्या आपको OH नजर आ रहा है कि वो OMe के फॉर्म में हो गया? इस बार वो आपको दिख नहीं रहा है OH, यानी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर नहीं है, ये OMe के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अनअपचायी शर्करा हो जाएगा। ये हमने आपके सामने ग्लूकोज का कुर्सी फॉर्म बनाया है। अरे कोई भी फॉर्म हम आपके सामने बना दें, आपको अपचायी और अनपचायी के लिए फॉर्म नहीं, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह को देखना होता है, और वो मुझे पहचानना आता है। कैसे? ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कैसे पता चला? क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे है। कैसे पता चला? क्योंकि 2 ऑक्सीजन इससे अटैच्ड है। तो क्या एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह आपको नजर आ गया? हाँ। तो फिर एक कैसा होगा बेटा, ये भी क्या हो गया, आपका अपचायी शर्करा हो गया। यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, इस कुर्सी फॉर्म में जो इस तरह आपके सामने बना हुआ है, इसमें अल्फा और बीटा कैसे देखते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह इक्वेटोरियल लाइन पर होता है तो उसे अपन बोलते हैं बीटा फॉर्म, और अगर वो एक्सियल लाइन पर होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म। अब आपको हर स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा देखना भी आ गया, और हर स्ट्रक्चर में आप अपचायी और अनपचायी भी बता सकते हो। फ्रक्टोज टॉलरेंस अभिकर्मक को अपचयित करता है, इसका कारण है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। अब आप कहोगे सर फ्रक्टोज तो कीटोहेक्सोज है, उसमें कीटोनिक ग्रुप है, फिर वो टॉलरेंस के साथ कैसे रिएक्शन करता है? हमने तो एल्डिहाइड पढ़ा था। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर हम इसके रिएक्शंस को देखते हैं तो फ्रक्टोज क्षारीय माध्यम में जो कहां से मिलता है बेटा,
टॉलेंस अभिकर्मक का माध्यम क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है। इसमें एक रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन की रिएक्शन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय समावयता, जिसमें ये कीटोनिक समूह जो है वो एल्डिहाइडिक समूह में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, और एल्डिहाइडिक समूह में परिवर्तित हो जाने के कारण वह टॉलेंस अभिकर्मक के साथ परीक्षण देता है। कैसे हुआ? ध्यान से देखना, यह कीटोन है, इसका यह अल्फा कार्बन है, इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें क्या होगा? उत्क्रमणीय समावयता, जो एक प्रकार का चलावयता या टाटोमेरिज्म है। इसमें ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, तो आपको ये ईन नजर आ रहा है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं ईन डाइऑल, और एक ईन डाइऑल मध्यवर्ती का फॉर्मेशन हो गया। वापस से इसमें चलावयता होगा, ध्यान से देखना बेटा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आएगा। अब ये सेंटर कैसा है? sp2 सेंटर है। जैसे ही यह हाइड्रोजन यहां आएगा, वह या तो लेफ्ट लगेगा तो OH राइट चला जाएगा, और अगर वो राइट लगेगा तो OH लेफ्ट आ जाएगा। एक sp3 एक किरेल केंद्र का निर्माण हो जाएगा, और 2 तरह के विन्यास आपको वहां पे नजर आ रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, अरे आपको समझ में आ गया सर, ये तो आपने एपीमर बना दिया, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। हाँ, ये एपीमर बन गए। हमने डी फ्रक्टोज लिया क्षारीय माध्यम में, उसमें डी ग्लूकोज और डी मैनोज भी आपको टहलते नजर आ रहे हैं। यानी ये कीटोनिक ग्रुप किसमें बदल गया? वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में नजर आ रहा है, जो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ परीक्षण देते हैं। यानी की पॉइंट क्या याद रखना है? यह जो कीटोन आपके सामने है, इस पे अल्फा पर हाइड्रोक्सी है, यानी सारे एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यह फ्रक्टोज क्या है? एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ परीक्षण देते हैं। तो इसका रीजन क्या हो गया? क्षार के द्वारा फ्रक्टोज के इनोलीकरण द्वारा एल्डिहाइड में परिवर्तित होना, या इनोलीकरण हुआ है जो हमने चलावयता बताया है। तो कीटोन किसमें बदल गया बेटा? एल्डिहाइड बदल गया, इसलिए टॉलेंस अभिकर्मक के साथ परीक्षण देता है। क्षारीय माध्यम में लिया था तो डी फ्रक्टोज, साथ में नजर आ रहे हैं डी ग्लूकोज और डी मैनोज, यानी अपन कह सकते हैं कि फ्रक्टोज के क्षारीय माध्यम में ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा मैनोज उपस्थित होते हैं। यह जो रिएक्शन आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान से सुने, इसे बोलते हैं लॉब्रे डू ब्रियून व्हेन इंकेस्टिन पुनर्विन्यास। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज एल्डिहाइडिक समूह रखता है, और आपने भी देखा है कि सारे रिएक्शन एल्डिहाइड के कैसे होते हैं। तो जनरली सारे के सारे रिएक्शन जो मैं यहां पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। जहां थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा, आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। यह ग्लूकोज है, इसको हमने संघनित फॉर्म में आपके सामने बनाया है। 4 CHOH 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 CHOH, तो हमने क्यों किया? 4 बार CHOH होल 4, और ये लास्ट वाला CH2OH, ये ग्लूकोज है। आगे हम सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखेंगे, आप समझ जाना कि हम इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब हम इसकी रिएक्शन टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन या ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, यह एक मंद आक्सीकारक होते हैं। मंद आक्सीकारक होते हैं, ये एल्डिहाइड को एसिड समूह में परिवर्तित कर देते हैं और ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर सिल्वर का रजत दर्पण बन रहा है या Cu2O का लाल अवक्षेप बन रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने इसके साथ अभिक्रिया किया है। लेकिन एक बात यहां पे मैं और ऐड करना चाहूंगा, फ्रक्टोज भी टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्शन देता है। क्यों देता है? थोड़ी देर पहले तो पढ़ा हमने, क्योंकि उसमें उत्क्रमणीय समावयता होती है क्षारीय माध्यम में, और कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है। लेकिन ब्रोमीन जल के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि ब्रोमीन जल का माध्यम क्या होता है? अम्लीय होता है, और उसमें वह प्रोसेस नहीं कर पाता है। कौन सा? रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन या उत्क्रमणीय समावयता। तो अपन बोल सकते हैं फ्रक्टोज Br2 जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। हमने आपसे बोला ग्लूकोज और फ्रक्टोज को विभेदित करने के लिए आप बताइए टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और ब्रोमीन जल किसका प्रयोग करेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा, सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्शन देते हैं, हम नहीं विभेदित कर पाएंगे। लेकिन ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया देता है और फ्रक्टोज अभिक्रिया नहीं देता है, हम विभेदित कर सकते हैं। यानी ब्रोमीन जल से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं, उनको विभेदित कर सकते हैं। बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक एल्डिहाइडिक समूह को तो ऑक्सीकृत करेगा ही करेगा। ये जो
प्राथमिक एल्कोहलिक समूह आपको नजर आ रहा है, इसको भी ऑक्सीकृत कर देगा COOH में और बनाएगा सैक्रिक अम्ल या उसे अपन बोलते हैं ग्लूकैरिक अम्ल। अगला रिएक्शन अपचयन रिडक्शन। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI हीट या रेड फास्फोरस प्लस HI हीट के साथ कराई जाती है, वैसे तो रेड फास्फोरस प्लस HI हीट ही लिखना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में HI हीट लिखा हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट रेड फास्फोरस प्लस HI हीट ही मानना है जब वो ग्लूकोज के साथ दे रखा है। ये इतने प्रबल अपचायक होते हैं कि कार्बोनाइल वाले यौगिकों को या ऑक्सीजन वाले यौगिकों को ये सीधे अपचयित कर देते हैं। उतने ही कार्बन के एल्केन में 6 कार्बन नजर आ रहा है आपको, इसमें 6 कार्बन का एल्केन क्या बन जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। अरे हम तो यहां ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, आप यहां फ्रक्टोज भी ले लो। इतने प्रबल अपचायक हैं कि उसको भी किस में लेके जाएंगे? नॉर्मल हेक्सेन में लेके चले जाएंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम मरकरी या सोडियम अमलगम वाटर से कराते हैं तो बेटा यह जो एल्डिहाइडिक समूह है इसको भी किससे बदल देता है? ये अल्कोहल में, और जो यौगिक बनता है उसे अपन बोलते हैं सॉर्बिटॉल, या इसी का एक दूसरा नाम है, इसे अपन बोलते हैं ग्लूसिटॉल। हाइड्रोक्सिल अमीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, CH डबल बॉन्ड O, यहां से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और CH डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सिम का फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज ऑक्सिम का फॉर्मेशन हो गया। जब इस ग्लूकोज की रिएक्शन हम HCN से कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, क्या होगा? ध्यान से देखें, यह है CH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं HCN के साथ। यहां पे बॉन्ड पोलर होगा, यहां निगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है? निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव निगेटिव के साथ और निगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या होगा बेटा? जुड़ जाएगा। और जो स्ट्रक्चर आपके सामने, ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ और यह निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ा, तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनता नजर आ रहा है CH, यहां पे क्या है? OH, और इधर क्या आ गया? CN, इसे अपन क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। और इससे फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का। ये देखिए CHO OA बन जाएगा OH, इधर आ गया CN। एसिटिलीकरण या एसिटिलन, एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसिटिक हाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 को हमने बोला एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ। ये एसिड डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SNAE। बेटा ध्यान से देखना, हम डायरेक्ट करने वाले हैं। यहां पे हमें करना क्या है? यह जो H है वह बॉन्ड टूटेगा, इस OCO-CH3 के साथ अलग हो जाएगा, या यह जो H है अगर एसिटाइल क्लोराइड लिया है तो Cl के साथ अलग हो जाएगा, और जो CH3CO समूह बचा है इसे एसिटाइल समूह बोलते हैं, वह इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। कितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं? 5, 4 यहां और 1 यहां। कितने मोल इसके लग जाएंगे? कितने इसके मॉलिक्यूल लगेंगे बेटा? 5 एसिटिक एनहाइड्राइड या 5 एसिटाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन कर देंगे, एसिटेट का निर्माण यहां पर कर देंगे। अगर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस की, तो बेटा ध्यान से देखें, CH3CO का जो अणुभार होता है वह 43 होता है। जब यह इसमें जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि 43 जुड़ा, हाइड्रोजन एक निकला, टोटल जो योग हुआ वो कितने का हुआ? 42 का हुआ। और यह न्यूमेरिकल में यूज होता है। मान लीजिए इसका अणुभार कितना है? m है। हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद जब हमने अणुभार ज्ञात किया तो पता चला m+210 आ गया। अब हमें यह पता करना है कि इस दिए हुए यौगिक में, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं। तो हमें क्या करना होगा? 210 को हम 42 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एसिटिलीकरण कर रहे हैं आप।
मॉलिक्यूलर मास बढ़ा है। एक नोट करिए, एक बार एसिटिलीकरण से मॉलिक्यूलर मास या अणुभार कितने से बढ़ता है? 42 से बढ़ता है। तो 210/42, जो आंसर आता है बेटा वो कितना आया? 5। और ये क्या बता रहा है? 5 आया है, यानी 5 बार एसिटिलीकरण हुआ है, यानी इसमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह हुए? 5 हुए। यह न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लूकोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज सिर्फ परीक्षण नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यह टेस्ट नहीं देता, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जिसे ब्रेडी अभिकर्मक भी बोलते हैं, इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। यानी ग्लूकोज एन के साथ कोई भी परीक्षण नहीं देता, यह चीज आपको याद रखना है। साथ में ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, इन सारी अभिक्रियाओं का ना करना ग्लूकोज के चक्रीय अवस्था की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज जो है वह मुख्यतः चक्रीय अवस्था में पाया जाता है। हमने तो पढ़ा है ना कि वो 64% और 36% और अचक्री में मात्र 0.02%, यानी ये अभिकर्मक उस 0.02% सांद्रता में ग्लूकोज से अभिक्रिया नहीं कर पाते और यह चक्रीय अवस्था की पुष्टि करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। दिए गए अभिक्रिया में एन का मान बताना है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम एन फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन बनता है। आपको बताना है कि इस एन की वैल्यू क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं उस रिएक्शन को ही देख लेता हूं कि बेटा जब ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 अणुओं से कराते हैं, स्टार बना लें, नोट कर लें, याद कर लें, तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन का निर्माण होता है। कैसे होता है आइए सीखते हैं। यह आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है। हम आपको एक की पॉइंट बता रहे हैं कि जब कार्बोनाइल देखिए तो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करिए, वाटर निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, जल निकाल दीजिए और इस फिनाइल हाइड्रोजन को उससे जोड़ दीजिए। और जब कार्बोनाइल ना दिखे तो पहले कार्बोनाइल बनाइए और जब कार्बोनाइल बन जाए तो वापस से जल निकाल के आप फिनाइल हाइड्रोजन को उससे ऐड कर दीजिए। इस की पॉइंट से रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखें, क्या यहां पे ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ रिएक्शन करके एक संघनन अभिक्रिया है। आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसको पढ़ चुके हैं। तो बेटा पानी जब बाहर निकल गया, यहां से H2O निकल गया, इसका योग हो जाएगा NNHPH। NNHPH इससे क्या हो गया? जुड़ गया। और जब हाइड्रोजन का एक अणु जुड़ता है तो जब बनने वाला यौगिक होता है उसे हाइड्रोजोन बोलते हैं। ये जो पीएच NHNH2 है, अब इसको कार्बोनाइल नहीं नजर आ रहा है तो ये कार्बोनाइल बनाएगा। कैसे? ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। ये इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां से H को निकाल देगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये एक H इस पीएच के साथ PHNH2 यानी एनिलीन के फॉर्म में, ANH2 एक और H के साथ यानी अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएंगे और यहां पे C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही इसको कार्बोनाइल नजर आया, वापस से आपको क्या करना है? यह सही सोचा आपने, वाटर निकाल दिया और NNHPH जुड़ गया। इसे क्या बोलते हैं? ओसाजोन। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आप रुक क्यों गए? और लाइए फिनाइल हाइड्रोजन, चलिए इसको भी ऑक्सीकृत करते हैं और जोड़े। तो बेटा ध्यान से सुनना, ओसाजोन केवल 2 ही कार्बन तक स्थायी होते हैं। क्या कारण है इसका? ध्यान से सुनने। यह जो नाइट्रोजन है इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बना लेता है, जिससे एक चिलेट वलय का फॉर्मेशन हो जाता है और वह यौगिक को एक स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा, अगर आपने आगे NNHPH के बारे में सोचा तो उसमें इतनी ज्यादा त्रिविम बाधा आ जाती है कि मॉलिक्यूल का स्थायित्व क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए ग्लूकोसाजोन, जो अगर एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोसाजोन बना है, अगर मान लिया एज्यूम करिए जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो उससे बनने वाला ओसाजोन ग्लूकोसाजोन बनेगा, जो कि 2 ही कार्बन पर फिनाइल हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, अटैच 2 हो रहे, लग कितने रहे? 3, तो तीसरा कहां गया? यह ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और कंफ्यूजन ही होता है। एग्जाम में हम ये बनाकर दे देंगे, बोलेंगे X, अच्छा यहां 2 दिख रहे हैं तो आप 2 पे टिक कर दोगे, 2 पे नहीं टिक करना। एक क्या करने में यूज हो गया? ऑक्सीकरण करने में यूज हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3। अच्छा मैंने कहा इसको एज्यूम करिए ग्लूकोज है, क्यों? ये मैनोज नहीं हो सकता,
हमने कौन सा इसका कॉन्फिगरेशन आपको बनाकर दिखाया है फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रक्षेपण में। अगर OH दाहिनी तरफ है तो ग्लूकोज है, बाईं तरफ है तो मेनोज है। अरे चाहे दाहिनी हो चाहे बाएं हो, बाद में बनना तो उसे कार्बोनाइल ही है। तो ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये मेनोज भी हो सकता है, यानी चाहे डी ग्लूकोज लो चाहे डी मेनोज लो, उससे बनने वाला ओसाजोन समान होगा। ओसाजोन जो होते हैं वो पीले ठोस होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। चलिए आइए थोड़ी सी बात हम फ्रक्टोज की कर लेते हैं। फ्रक्टोज पे हमने फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराया और उसका ओसाजोन। अब आप की पॉइंट जान गए, कार्बोनाइल दिखे वाटर निकाल के उसको ऐड करो, ना दिखे तो कार्बोनाइल बनाकर फिर उसको ऐड करो। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल है, इस H2 के साथ पानी निकाल लेगा और NNHPH जुड़ गया। दूसरा आएगा वो इसका ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करेगा तो बेटा देखो यहां से HH निकाल देगा और CH डबल बॉन्ड O बना देगा। यहां से H और यहां से H निकाला, CH डबल बॉन्ड O बन गया। तीसरा मॉलिक्यूल आएगा वो इस पर वापस से पानी निकाल कर ऐड हो जाएगा और ओसाजोन बन जाएगा। सही सोच रहे हैं आप? सर आपने चाहे डी ग्लूकोज है चाहे डी मेनोज है चाहे डी फ्रक्टोज है, सबका आपने समान ओसाजोन बनाया है। इस तो सबका स्ट्रक्चर सेम बना है और सेम बनेगा जब सेम ही होंगे ओसाजोन इन सबके। कारण क्या है? डी ग्लूकोज या डी मेनोज चेंज किस पर हुआ है? केवल सेकेंड कार्बन पर। ओसाजोन कहां बनते हैं? केवल 1-2 कार्बन पर। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें ऐसे मोनोसेक्राइड आपके सामने जो यहां पे दे रखे हैं जिसमें केवल 1-2 पोजीशन पर चेंज होता है, उस समान ओसाजोन बनाएंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल 1-2 पोजीशन पे चेंज है वो समान ओसाजोन बनाएंगे। तो ध्यान से देना, क्या डी ग्लूकोज डी मेनोज और डी फ्रक्टोज से बनने वाला ओसाजोन सेम है? यस, इससे बनने वाला ओसाजोन सेम। अरे हमने आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया और उसमें हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज और मेनोज के ओसाजोन बना दिए। आप पहचान ही नहीं सकोगे क्योंकि सभी क्या है, समान बनेंगे। तो ये पॉइंट नोट करिए कि डी ग्लूकोज डी मेनोज एंड डी फ्रक्टोज समान ओसाजोन बनाते हैं। आप इस पर एक क्वेश्चन भी देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट समान ओसाजोन देते हैं? वह आपसे नाम लिखकर भी पूछ सकता है, वो आपसे स्ट्रक्चर बनाकर भी पूछ सकता है। तो बस आपको तो क्या आइडेंटिफाई करना है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिससे केवल पहले और दूसरे कार्बन पर ही केवल बदलाव हो, चेंज हो, कोई वही समान ओसाजोन बनाएंगे। उसके अलावा किसी भी कार्बन पर अगर बदलाव हो गया तो उसका ओसाजोन जो बनेगा वो इन सबसे अलग होगा। तो बेटा ध्यान से देखना, डी ग्लूकोज डी मेनोज में केवल C2 पे अंतर होता है और इसमें क्या है, ये भी केवल सेकंड कार्बन पे क्या होता है, कार्बोनाइल होता है। इससे पहले कार्बन पे कार्बोनाइल होता है। यानी आप इस संरचना को अगर देखें तो आपको नजर आएगा ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये सभी में समान है। अंतर केवल यहीं पर है, यहीं पे क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इनसे बनने वाले जो ओसाजोन होंगे वो क्या होंगे बेटा, समान होंगे। लेकिन डी गैलेक्टोज को देखो ध्यान से, डी गैलेक्टोज में आपको 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर विन्यास क्या है, सबसे अलग नजर आ रहा है। यानी जो इससे ओसाजोन बनेगा वो इन सबके ओसाजोन से क्या होगा, भिन्न होगा। तो आप इस तरह से ओसाजोन को देख सकते हैं।